हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जैसा कि लगातार टॉपिक चल रहा है कोठारी आयोग, उसी के संबंध में आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट थर्ड में हम देखेंगे शिक्षा की संरचना एवं स्तर। इससे पहले हम देख चुके हैं शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, यानी कि आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं और इनमें से हमने देख लिया है शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आज का हमारा जो पॉइंट है वह है शिक्षा की संरचना एवं स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात ढांचे और शिक्षा स्तरों के उन्नयन के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उनका वर्णन कुछ शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। आयोग ने विद्यालय शिक्षा के प्रचलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा की नवीन संरचना को प्रस्तुत किया, जिसमें से 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा यानी कि 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। दूसरा पॉइंट है इसमें संरचना संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में जो सुझाव दिए वे हैं सामान्य शिक्षा यानी कि जनरल एजुकेशन की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए और इसमें प्राथमिक एवं निम्न प्राथमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामान्य शिक्षा आरंभ करने से पूर्व छात्रों को 3 यानी कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय यानी कि प्री स्कूल या पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, यानी कि 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा लोअर प्राइमरी एजुकेशन और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा हायर प्राइमरी एजुकेशन। निम्न माध्यमिक यानी कि लोअर सेकेंडरी एजुकेशन की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो इस प्रकार से है 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। प्रथम सार्वजनिक बाहरी परीक्षा यानी कि फर्स्ट पब्लिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के पश्चात होनी चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 9 वर्ष की कक्षा या 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अंत कर देना चाहिए। 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय केवल 2 प्रकार के होने चाहिए, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। हाई स्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेंडरी स्कूलों में यह अवधि 12 वर्ष की होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उच्च शिक्षा की नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। आयोग ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना जो प्रस्तुत की उसका जो तरीका है ये है कि 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान। हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलते हैं। 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स, 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संरचना संबंधी सुझाव यानी कि उच्च शिक्षा, सजेशंस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। आयोग ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में जो सुझाव दिए वे हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की सृष्टि की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स को कुछ विशिष्ट विषयों और विशिष्ट विश्वविद्यालयों में आरंभ किया जाना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों में ये कोर्स 15 से 20 वर्ष की अवधि में प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे
स्तरों का उन्नयन, राइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। आयोग ने शिक्षा के सब स्तरों का उन्नयन करने के लिए जो सुझाव दिए वे हैं 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय यानी कि जो वेटेज है में कमी की जा सके। 10 वर्ष की अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन किया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकेंडरी के स्तर तक पहुंच जाए। विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तर का उन्नयन करने के लिए इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और विद्यालय संकुलों यानी कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और इसके निकटवर्ती प्रथम यानी कि जो प्राथमिक स्कूल हैं होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि अध्यापक की क्या स्थिति है, स्टेटस ऑफ टीचर। अध्यापक की वर्तमान करुणाजनक स्थिति का आयोग के लगभग सभी सदस्यों को व्यक्तिगत अनुभव था। उनकी ये दृढ़ धारणा थी कि जब तक शिक्षक की स्थिति में समुन्नति नहीं की जाएगी तब तक सुयोग्य व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय का तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर आयोग ने ये विचार जो है लिपिबद्ध किया कि शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को समुन्नत बनाने और प्रतिभाशाली तरुण व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति पुनः आकर्षित करने के लिए सघन एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता है। इंटेंसिव एंड continuous efforts are necessary to raise the economic, social and professional status of teachers and to feed back talented young persons into the profession। आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने के लिए जो विचार व्यक्त किए वे इस प्रकार से हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है वेतन। आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय में कुछ विचार व्यक्त किए, जैसे कि भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम यानी कि मिनिमम स्केल ऑफ पे निश्चित किए जाने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इसी के साथ शिक्षकों के वेतन क्रम, आयोग ने शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं और विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाले शिक्षकों के लिए वेतन क्रम निर्धारित करके उसकी सिफारिश भी की, जिसको हम आगे सारणी में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम वेतन क्रम संबंधित सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए हैं। आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के संबंध में कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार से हैं। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराए जाने चाहिए। शिक्षकों के वेतन क्रमों के विषय में जो सुझाव दिए गए उन्हें तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए, यानी कि केवल सुझाव देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें क्रिया रूप में परिणत भी किया जाना चाहिए। वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कार्य व सेवा की दशाएं। आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए। शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित करते समय उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि कभी कभी होता क्या है कि एक टीचर है, जैसे कि पढ़ाना भी है, फिर दूसरी अन्य ड्यूटियां भी करनी है, जैसे मतगणना यानी कि जब जनगणना होती है तब, या फिर मतदान का समय आता है उस समय ड्यूटी लगा दी जाती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, एक टीचर के ऊपर बहुत सारे कार्य जब लाद दिए जाते हैं तो उसकी पढ़ाने में रुचि नाम मात्र की ही रह जाती है। तो यहाँ इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है, शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार देश के किसी स्थान में भ्रमण करने के लिए उसके वेतन के अनुसार रियायती दर पर
रेल के टिकट दिए जाने चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जानी चाहिए। गांवों में यानी कि जो ग्राम होते हैं, ग्रामों में कार्य करने वाले शिक्षकों को निवास स्थान प्रदान किए जाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। शिक्षकों को बड़े नगरों के मकान के किराए के लिए भत्ता देने की तथा साथ ही यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो शिक्षक बड़े नगरों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें उनके किराया यानी कि जो भत्ता है देने की प्रथा प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षकों में प्रचलित व्यक्तिगत ट्यूशनों की प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। शिक्षकों पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के सभी स्तरों पर यानी कि प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक या उच्च स्तर हो पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापिकाओं के लिए पत्र व्यवहार द्वारा जो है कोर्स करने की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ते भी दिए जाने चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, जो सुझाव दिए हैं उसी के अंतर्गत शिक्षा की संरचना व स्तर, साथ ही साथ अध्यापक की स्थिति, और अगर आप कुछ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शेष पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।